हेलो दोस्तों, जीके जीएस ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर्स में जो हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में जो पूछे गए सवाल थे, साइंस से है एंड जीके जीएस से भी सवाल इंक्लूडेड है। 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि काफ़ी प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया सवाल है। पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, मान लीजिए आपके पास दो कण हैं और ये इनके बीच की दूरी को अगर बढ़ा के एक कण यहाँ और एक कण यहाँ कर दिया जाए तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रभाव है वो क्या होगा। ग्रेविटी आपसे पूछा गया है कि इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो सबको पता है कि गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है जितना नज़दीक में रहता है उतना ही ज़्यादा रहता है। मान लीजिए ये एक है और ये एक है, इसके अंदर जितना गुरुत्वाकर्षण होगा उसके बदले इसके अंदर नहीं होगा। तो जितना पास में रहेगा उतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण लगेगा और जितना दूर है उतना कम लगेगा, यानी कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आएंगे कम हो जाता है, याद रखिएगा। अगर बिल यहाँ पे बीच की दूरी को लंबाई को अगर बढ़ा दिया जाता है तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 12 नवंबर 2018 का प्रश्न है, याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न जो है ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथ ही साथ आपके रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। बताना है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। इसको यांत्रिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थैतिक ऊर्जा या प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा। इसको जो है प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा बोला जाता है क्योंकि आकार में बदलाव हुआ है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा। तो इसका सोल्यूशन भी देख ले कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थैतिक ऊर्जा कहा जाता है। अन्य शब्दों में इसको कह सकते हैं कि प्रत्यास्थ बल के फलस्वरूप एक वस्तु में निहित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है जो किसी पदार्थ के आयत अथवा आकार को विकृत करने के कारण उसके अंदर संग्रहित हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन था। 23 नंबर सवाल है कि मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में निम्न में से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। मिट्टी का तेल जो होता है वो बत्ती के माध्यम से लालटेन में ऊपर की ओर चढ़ता है। ऐसा क्यों होता है। आरआरबी एनटीपीसी 11 जनवरी 2021 का क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आज के इस लेक्चर्स में पीवाईक्यू होने वाले और जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है 2025 के लिए। मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती में निम्न में से किस गुण के कारण जो है ऊपर चढ़ता है। तो ये केशिका तत्व बोलते हैं या केशिकत्व बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन नंबर सी, कहीं कहीं केशिका तत्व भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सोल्यूशन देख ले तो केशी तत्व केश नली में किसी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती के ऊपर चढ़ता है जो कि यहाँ पे क्वेश्चन सी था। और प्लास्टिक पेपर द्वारा स्याही सोखना, ये दोनों ही इसका उदाहरण है, जरूर याद रखिएगा। 24 नंबर है कि बर्नौली का प्रमेय डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आपको बताना है, आरआरबी जेई 2019 का प्रश्न है। बर्नौली का प्रमेय जो है डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये ऊर्जा संरक्षण एनर्जी के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए बर्नौली प्रमेय के कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देख ले। तो कहता है बर्नौली प्रमेय यदि कोई असंपीड्य और आसन्न द्रव गैस जब एक जगह से दूसरे जगह धारारेखी प्रवाह में प्रभावित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इनके प्रति एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा दबाव ऊर्जा या गतिज ऊर्जा कहलाती है। अगला है कि ऊर्जा में स्थिति ऊर्जा का प्रयोग एक नियतांक के बराबर होता है और इसका नियतांक क्या होता है तो P + 1/2 PV² प्लस PGH, यह इसका क्या है नियतांक है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका दूसरा पॉइंट था। चलिए 25 नंबर सवाल है कि द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड के ऊपर लगने वाले उत्प्लावन बल पिंडों द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डैश से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, इसमें जो है देख सकते हैं भार का भी उल्लेख किया गया और द्रव का भी किया गया। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत का यहाँ पे पालन करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी सेकेंड यहाँ पे 15 जून 2022 का क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यू में पूछे गए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा हम लोग आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में देख ले, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहता है यदि किसी ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबोते हैं तो डुबोई ठोस वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। मान लीजिए अगर आप पानी में जाते हैं तो आपके भार में क्या होती है, कमी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई ऐसा भार ही नहीं है। तो ठोस वस्तु के भार में यह कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल यहाँ पे उत्क्षेपण बल बराबर क्या होता है, ठोस वस्तु के भार में आभासी कमी बराबर विस्थापित द्रव का भार। अर्थात द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर
ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन आधारित नहीं है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, देख सकते हैं 2021 में। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है यानी उसका पालन नहीं करता है हवाई जहाज के पंखे, जिसको विंग्स बोलते हैं, की डिजाइनिंग, ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा इसके बारे में देख ले तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित उपकरण कौन कौन से हैं, तो ये लेक्टोमीटर है। लेक्टोमीटर जिसे दूध की क्वालिटी की माप की जाती है उसको लेक्टोमीटर बोलते हैं। हाइड्रोमीटर है, जहाज और पनडुब्बों की डिजाइनिंग जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है, बट हवाई जहाज की नहीं है। जहाज और हवाई जहाज में काफ़ी अंतर होते हैं, जैसा कि आपको पता है। नोट में क्या है कि हवाई जहाज के पंखे, विंग्स और डिजाइनिंग बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी याद रखिए कि सर अगर हवाई जहाज के पंख इसके आर्किमिडीज के सिद्धांत पर नहीं है तो किसके है, तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है, याद रखेंगे। दो क्वेश्चन यहाँ से आपके सामने बन गए। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है। पानी के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके इस बार 2025 एग्जाम के लिए। 2018 के टेक्निकल, 2021 के एग्जाम में पूछा गया और एएलपी में भी पूछे गए। चलिए इनके बारे में कुछ डिटेल्स में देख ले। यदि किसी ठोस वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो उस ठोस वस्तु के भार में कुछ कमी प्रतीत होती है। ठोस वस्तु के भार में यह आभासी कमी द्रव पानी द्वारा ठोस वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होता है। इस प्रकार बल को उत्प्लावन बल यानी उत्क्षेपित बल कहा जाता है। 28 नंबर सवाल है कि एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है। उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है, तो उसको हम लोग उत्क्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्क्षेप, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं 127 नंबर वाले पर। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो दाब को जो है ये किस प्रकार परनोद प्रति एकक क्षेत्रफल के अनुसार इसको परिभाषित हम लोग कर सकते हैं। कुछ परनोद के बारे में थ्रस्ट देख ले। प्रति एकक या इकाई क्षेत्रफल के रूप में दाब को परिभाषित किया जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ या सतह पर लगने वाले दाब उस पर आरोपित बल पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात कह सकते हैं कि दाब बराबर पृष्ठ के लंबवत बल यहाँ पे अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल, एवं दाब को उच्छेप अपॉन क्षेत्रफल। तो दाब एक क्या हो गया, अदिश राशि है तथा इसकी एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल कह सकते हैं। और दाब का विमीय सूत्र ml इनवर्स 10 के पावर -2 होता है, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल है कि जैसे जैसे एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, जैसे जैसे एक तरल पदार्थ है, लिक्विड है, और पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती जा रही है, तरल पदार्थ डाला गया दबाव भी डैश होता है, शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ये कम हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आरआरबी ग्रुप डी 10 दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है, याद रखिए। ऐसे प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। द्रव दाब के नियमानुसार अगर कुछ देखें तो किसी द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे तरल द्वारा डाला गया दबाव भी बढ़ जाता है, तथा जैसे जैसे एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, वैसे वैसे तरल द्वारा डाला गया दबाव भी कम हो जाता है। गहराई कम होगी यानी उसमें तरलता कमी आएगी, तो दबाव भी कम आएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो उससे दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल में क्या होगा, शून्य हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहे हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दाब कहलाता है। बिल्कुल, किसी वस्तु पर अगर आप दाब लगा रहे हैं तो ये दाब कहलाएगा, एकांक क्षेत्रफल पर लगा रहे हैं। बट किसी वस्तु का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वह वस्तु सतह पर उतना ही कम दाब डालेगी। अर्थात किसी वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होगा वो वस्तु सतह पर उतना ही अधिक बल डालेगी। अगला नंबर सवाल 32 नंबर है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब डैश होता है। तो विमान के केबिन के अंदर के दाब जो है बाहर की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है, बाहर की तुलना में अधिक होता है, याद रखिएगा। अगर अधिक ना रहे तो ये विमान उड़ ना पाएगी, याद रखिएगा। चलिए, ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान के केबिन के अंदर का दाब बाहर की तुलना में अधिक होता है। जब कोई विमान अपनी परिभ्रमण ऊंचाई पर पहुंचता है तो वायुमंडलीय दाब काफी कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्या आएगी। वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम हो जाता है, और जितना ही धरती के तल से नीचे की ओर जाइएगा वायुमंडलीय दाब उतना ही ज्यादा हो जाता है। 33 नंबर है कि एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है।
एक पदार्थ के घनत्व को जो है ये द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। इसको कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का घनत्व उस पदार्थ के द्रव्यमान एवं आयतन के अनुपात के बराबर होता है। घनत्व बड़ा क्या हो जाएगा, मास बटे आयतन, मास बटे आयतन। अन्य शब्द में हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्रव्यमान उस पदार्थ के घनत्व कहलाता है। यह घनत्व एक अदिश राशि है तथा इसकी इकाई किलोग्राम पर घन मीटर होता है। किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या है, इसके बारे में अगर चर्चा करें तो अपेक्षिक घनत्व पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व कहलाता है। किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व पानी के सापेक्षा उसका पदार्थ का यानी घनत्व होता है। अन्य शब्दों में कहें तो किसी पदार्थ का जो अपेक्षिक घनत्व है उस पर पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। ये इसका फॉर्मूला है, इसको जरूर फोकस करें, न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ जो है वो पानी पर तैरने लगती है। याद रखिएगा, सिंपल लेवल का क्वेश्चन है और उम्मीद है कि 10th लेवल में यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाए जाते हैं। पानी का बर्फ पर तैरने के कारण इसका घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है और पानी का घनत्व लगभग जो है 1000 किलोग्राम पर घन मीटर है और पानी के घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है। ये भी याद रखेंगे, इनसे जुड़ी सारी क्वेश्चंस। चलिए 36 है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान तो क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं है, यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं। ठोस पदार्थ आकार और आयतन दोनों ही प्रकार के परिवर्तित का विरोध करता है। ठोस पदार्थ की पहचान उसकी संरचनात्मक दृढ़ता और विकृति के प्रति प्रत्यक्ष अवरोध के गुण का आधार पर होता है। गैस अगुणित सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब क्या होता है, ये बिल्कुल याद रखेंगे, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में होता है, तो ये गैस में अधिकतम गतिज ऊर्जा एनर्जी होती है, इसीलिए ये काफ़ी दूर दूर होते हैं, याद रखेंगे। ठोस में गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, इसलिए काफ़ी नज़दीक रहते हैं। तरल भी कुछ इसी प्रकार से और मेटालॉइड भी है, लेकिन गैस सबसे अधिक ऊर्जा वाला यहाँ पे है, याद रखेंगे ऑप्शन। कणों की अधिकतम ऊर्जा गैस में होती है। किसी गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य नहीं करता, क्योंकि आपस में जो अणु होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं। जैसे कि दो अणु आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, वैसे ही इनकी दिशा और वेग परिवर्तित हो जाता है तथा इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात अणुओं की गति अनियमितता होती है। जैसे हमारे वातावरण में ऑक्सीजन नाइट्रोजन फैले हुए हैं, ये आपस में काफ़ी दूर दूर है और टक्कर के कारण एक दूसरे से अलग होते रहते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है, तो सामान्य अगर पूछा जाए तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखेंगे 98.6 फ़ारेनहाइट। क्या यहाँ पे सेल्सियस है, सेल्सियस में नहीं मापी जाती है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट याद रखिएगा। सेल्सियस में पूछा जाए तो यहाँ पे 37 सेल्सियस होता, बट यहाँ पे फ़ारेनहाइट है, देख सकते हैं। तो इसका फोकस करें। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट लगभग 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे दिया गया, बिल्कुल ये करेक्ट है। डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं CY5 बराबर F-32/9। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर पाठ्यांक कैल्सियम यहाँ पे सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगा। अगला सवाल है कि लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। जल का घनत्व जो है 277 डिग्री केल्विन पर, केल्विन के बारे में बात किया गया है, याद करेंगे, फोकस करेंगे। अगला सवाल है 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे देख सकते हैं अधिकतम होता है। तो आज के लेक्चर्स में मात्र इतना ही रखते हैं। 40 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ये सभी प्रश्न रेलवे से संबंधित एग्जाम के लिए है, याद रखेंगे। जरूर ऐसे क्वेश्चंस पर फोकस करें। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय।